नमस्कार। ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई मनकादेव मंदिर के पीछे बलौदा रोड अकलतरा से इलेक्ट्रीशियन जूनियर के वीडियो क्लासेस में मैं मनोज कुमार भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कल हमने देखा था कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवल एक फेज सप्लाई पर काम करता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो थ्री फेज सप्लाई पर काम करता है। आगे देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो वह ट्रांसफार्मर जो केवल सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करता है कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। वह ट्रांसफार्मर जो केवल एक फेज एसी सप्लाई पर काम करता है, एक फेज इनपुट होगा और एक ही फेज आउटपुट होगा, ऐसा ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वह 250 वोल्ट तक रखी जाती है। अर्थात जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता क्या होती है? 250 वोल्ट तक की क्षमता में बनाई जाती है। और इसका जब कोर को हम देखते हैं तो कोर की संरचना होती है वो शैल या कोर प्रकार की होती है। हम तीन पढ़े थे, शैल, कोर और बेरितिस। यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो शैल प्रकार का या कोर प्रकार का होता है। आगे देखते हैं इसका उपयोग। तो इसका निम्नलिखित कार्यों में उपयोग किया जाता है। पहला है वोल्टेज स्टेबलाइजर में, पावर को घटाने बढ़ाने के लिए, रेडियो रिसीवर के लिए, टीवी रिसीवर के लिए और इन्वर्टर के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। सेल में हम लोग देखे थे कि दो चुंबकीय मार्ग होता है और कोर में एक चुंबकीय मार्ग होता है। यहीं पर वाइंडिंग होता है जिसके सेंटर में वाइंडिंग होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो तीन फेज एसी सप्लाई पर काम करता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो थ्री फेज एसी सप्लाई पर काम करता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। अर्थात इसमें तीन इनपुट होगा या तीन या फिर चार क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इसमें फेजों की संख्या भी क्या होती है? तीन, और आउटपुट में भी तीन और एक न्यूट्रल होती है। इस प्रकार से थ्री फेज सप्लाई पर काम करने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम इसके वाइंडिंग की संरचना को देखते हैं तो इसमें तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग लगाया जाता है। अर्थात तीन प्राइमरी वाइंडिंग 120 वैद्युतिक अंश पर और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग 120 वैद्युतिक अंश पर लगाया जाता है। यह डेल्टा और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा संयोजन में और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वह डेल्टा या फिर स्टार संयोजन में होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन या फिर स्टार संयोजन में हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं डेल्टा संयोजन में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन या स्टार संयोजन में हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, जब हम इसके उपयोग में जाते हैं, जब हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग देखते हैं तो यह विद्युत उत्पादन केंद्र में जो 11 किलो वोल्ट वोल्टेज होता है ना, विद्युत उत्पादन केंद्र में जब उत्पन्न करते हैं 11 किलो वोल्ट एसी, उस 11 किलो वोल्ट को 66 किलो वोल्ट, 110 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट और 440 किलो वोल्ट तक क्या कर सकता है? स्टेप अप कर सकता है, स्टेप अप कर सकता है। अर्थात यह 11,000 वोल्ट को अधिकतम, है ना जी, 440 किलो वोल्ट तक क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से इसको हम स्टेप अप के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम इसको स्टेप डाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह इसी 11 किलो वोल्ट को, है ना, 440 वोल्ट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ट्रांसफार्मर अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह हो गया फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार।
चलिए आगे देखते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो हम देखते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर प्रकार, ट्रांसफार्मर का प्रकार। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, पहला क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। पहला होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पुनः दो प्रकार का होता है। पहला होता है धारा ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आउटपुट क्षमता के आधार पर हम जब ट्रांसफार्मर देखते हैं दो प्रकार का होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार का होता है, धारा ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए आगे देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। कितने वाइंडिंग वाला? केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। इसमें एक ही वाइंडिंग जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का क्या करता है? कार्य करता है। एक ही वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में और एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करता है। चलो आगे देखते हैं। जब हम यदि ट्रांसफार्मर के पूरे वाइंडिंग को, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है ये पूरा उसका वाइंडिंग है, पूरे वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग लेते हैं और इसको एसी सप्लाई से संयोजित करते हैं और इसके कुछ अंश को, ये देख सकते हैं आप, केवल कुछ अंश को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में लेते हैं और उसको लोड के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचयी मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है, पावर को कम कर देता है। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं दूसरी स्थिति में, ये आपका पहले स्थिति हो गया, दूसरी स्थिति में जब हम देखते हैं तो वाइंडिंग के केवल कुछ अंश को, देख सकते हैं यहाँ पर वाइंडिंग के केवल कुछ अंश को सप्लाई के रूप में ले रहे हैं और पूरे वाइंडिंग को यहाँ से पूरा यहाँ तक जब हम इसको लेते हैं लोड के रूप में लेते हैं, तो यह क्या बन जाता है? उच्चयी ट्रांसफार्मर बन जाता है, अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। इस प्रकार से दो विधियां यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। एक वाइंडिंग होने के कारण यदि पूरे अंश को सप्लाई के रूप में या प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में लेते हैं और कुछ अंश को लोड के रूप में या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में लेते हैं, तो यह अपचयी ट्रांसफार्मर बन जाता है। या कुछ अंश को प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में लेते हैं और पूरे अंश को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में लाते हैं, या कुछ अंश में सप्लाई देते हैं, पूरे अंश से लोड के रूप में लेते हैं, तो यह उच्चयी ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। आगे चलो देखते हैं इसका सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम देखते हैं कि सामान्य रूप से ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, परंतु ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल एक वाइंडिंग होता है, इसलिए क्या होता है? ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र वही होता है जो सामान्य ट्रांसफार्मर का होता है, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बटा प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। इस प्रकार से इसका होता है कार्य सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? स्वप्रेरण पर। आगे देखते हैं उपयोग। तो इसका उपयोग जो होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है ना, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, गति नियंत्रण की युक्ति के रूप में कर सकते हैं और बूस्टर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक अन्य लाभ होता है, यह निम्न वोल्टेज परिवर्तनों पर वोल्टेज नियमन भी अच्छे से करता है, अर्थात निम्न वोल्टेज पर जब इसका वोल्टेज निम्न वोल्टेज होता है, वोल्टेज घटता बढ़ता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अच्छे से काम ले सकते हैं, क्योंकि इसका वाइंडिंग जो होता है एक ही होता है, उसको घटा बढ़ाकर हम इससे आउटपुट अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका लाभ। तो चूंकि इसमें केवल एक वाइंडिंग होता है और एक वाइंडिंग होने के कारण इसका जो आकार होता है क्या होता है? छोटा होता है। यह इस ट्रांसफार्मर के लाभ होते हैं। आगे देखते हैं हानि। तो चूंकि हम देखें हैं कि इसमें केवल एक वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें अलग से नहीं बनाया जाता, तो जब भी इससे जुड़ा जो भी उपकरण होता है अगर उसकी मरम्मत करते हो तो ये विद्युत झटका दे सकता है। ये इसकी क्या होती है? हानियाँ होती है। इस प्रकार से आज हम देखे हैं फेजों की संख्या के आधार पर और आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। चलो आगे देखेंगे कल।